इसरो ने GSLV Mark 3 D1 का सफल प्रक्षेपण कर अंतरिक्ष में नया इतिहास रच दिया। शाम 5:28 पर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। 16 मिनट बाद देश का सबसे भारी भरकम कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-19 कामयाबी के साथ अपनी कक्षा में पहुंच गया। Large amount of work done over decades, and we are extremely happy that this mission has been successful and it has put GSAT-19 into its orbit. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। मोदी ने ट्वीट पर लिखा, GSLV Mk3D1 GSAT-19 मिशन ने भारत को अगली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल और उपग्रह क्षमता के करीब पहुंचाया है। देश को गर्व है। GSAT-19 से आने वाले समय में भारत में हाई स्पीड इंटरनेट युग की शुरुआत होगी। कश्मीर में CRPF कैंप पर आत्मघाती हमला करने आए 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सुबह 4 बजे के करीब आतंकियों ने बांदीपुरा में CRPF की 45वीं बटालियन के कैंप पर हमला किया, लेकिन CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने आतंकियों के इरादे को नाकाम कर दिया। आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार जब्त हुए हैं। आतंकी खाने पीने का सामान लेकर भी आए थे। आतंकियों के पास से पेट्रोल भी मिला है। आशंका जताई जा रही है कि वो CRPF कैंप में आग लगाना चाहते थे। फिदाइन हमला हुआ कैंप पर, ये हमारी कंपनी पोजीशन है और उन्होंने ग्रेनेड्स और ऑटोमेटिक वेपन से उस पर फायर किया और वहाँ पर जो कंपनी कमांडर और जो पुलिस बल था और हमारे कंपनी कमांडर भी आ गए और उन्होंने एंगेज किया फिदाइंस को और 4 फिदाइंस को मार गिराने में सफलता मिली। गृह मंत्रालय का मानना है कि चारों आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। इस बीच कश्मीर के काजीगुंड में शहीद होने वाले सेना के जवान दीपक मैती और मन्नी वनन को आज अंतिम विदाई दी गई। शनिवार को सेना के काफिले पर आतंकी हमले में दोनों जवान शहीद हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ली थी। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों की बैठक को प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है। हवाला फंडिंग के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कार्रवाई के विरोध में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं की बैठक सैयद अली शाह गिलानी के घर पर बुलाई गई थी, लेकिन बैठक से पहले ही सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक समेत कई हुर्रियत नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। उनकी तरफ से कोशिश रही कि मैक्सिमम मेहम डिस्टर्बेंस कश्मीर में की जाए, जो यहाँ के लोग और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस होने नहीं देंगी। NIA ने शनिवार को हवाला फंडिंग के मामले में कार्रवाई शुरू की थी। 2 दिनों तक श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली और सोनीपत में 27 जगहों पर NIA ने छापेमारी की। इस दौरान हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के लेटरहेड मिले हैं। रेड में 1.5 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए। इसके अलावा सऊदी अरब, UAE और पाकिस्तान की करेंसी भी बरामद की गई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत में तीसरा पक्ष मंजूर नहीं है। सुषमा के मुताबिक कश्मीर द्विपक्षीय मसला है और पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं ले जा सकता। बातचीत केवल 2 पक्षों के बीच में होगी। किसी दूसरे समूह, किसी दूसरे देश, किसी दूसरी संस्था की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे। आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं होगी। इस बीच सेना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फायरिंग और घुसपैठ की कोशिशों का जोरदार जवाब दिया जाएगा। सैन्य अभियान के महानिदेशक यानी DGMO लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट ने पाकिस्तान के DGMO साहिर शमशाद मिर्जा से लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात को लेकर टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान भारत ने कहा कि वो शांति चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने फायरिंग की तो भारत कड़ा जवाब देगा। ये बातचीत पाकिस्तान के कहने पर हुई थी। न्यूज चैनल NDTV के प्रमोटर प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के खिलाफ CBI ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया है। CBI ने प्रणव के दिल्ली और देहरादून स्थित घर और उनकी एक कंपनी RRPR के दफ्तर पर छापेमारी भी की। आरोप है कि RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर प्रणव और राधिका रॉय ने ICICI बैंक से कर्ज लिया। इस कर्ज को चुकाने के दौरान कंपनी ने कई नियमों का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से ICICI बैंक को 48 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। NDTV ने बयान जारी कर CBI के छापों को राजनीतिक कार्रवाई बताया है। NDTV के मुताबिक
दबाव की वजह से सीबीआई गलत शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज करने के लिए मजबूर हुई। प्रणव रॉय और राधिका रॉय के जिस कर्ज की बात की जा रही है उसे 7 साल पहले ही चुका दिया गया था। वहीं सरकार ने प्रणव रॉय पर छापे को मीडिया के खिलाफ कार्रवाई मानने से इनकार कर दिया है। Raids conducted by different agencies on a particular channel promoters has nothing to do with the freedom of press. The agencies must have had enough information. That's why they are taking the action that is required. हरियाणा के पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट घोटाले मामले में आज सीबीआई ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की। हुड्डा पर अपने करीबियों को मार्केट रेट से काफी कम कीमत पर 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आवंटन का आरोप है। इस मामले में केस भी दर्ज किया गया है। सीबीआई ने हुड्डा के तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी छतर सिंह से भी सवाल जवाब किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और छतर सिंह से सीबीआई ने आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की ये पूछताछ करीब 5 घंटे तक चली। इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और छतर सिंह से सीबीआई अलग अलग भी पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक आवंटन के प्रावधानों में हेरफेर कर इंडस्ट्रियल प्लॉट दिया गया। आखिरी तारीख बीत जाने के बावजूद आवेदन करने की छूट दी गई। प्लॉट के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 6 जनवरी 2012 थी, लेकिन जिन 14 लोगों को प्लॉट दिए गए उन्होंने 24 जनवरी 2012 को आवेदन किया था। तत्कालीन हुड्डा सरकार के इस फैसले से राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। चीन ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी में भारत की एंट्री का फिर विरोध किया है। चीन ने ये कहते हुए विरोध किया कि नए हालात में भारत की दावेदारी और अधिक जटिल हो गई है। चीन का कहना है कि एनपीटी पर दस्तखत न करने वाले सभी देशों पर एक समान नियम लागू होना चाहिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि भारत 2008 से एनपीटी में है। हमारा रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। तो हमने चाइना को हमेशा एंगेज किया है, हम अब भी एनएसजी के नाते एंगेज कर रहे हैं। और केवल हम ही नहीं कर रहे, हमारे वो मित्र देश जो इससे सहमत हैं कि एनएसजी की मेंबरशिप मिलनी चाहिए और उनके चाइना से भी अच्छे संबंध हैं, हम उनके माध्यम से भी ये कह रहे हैं। एनएसजी में 48 देश शामिल हैं। ज्यादातर देश भारत की सदस्यता के समर्थन में है, लेकिन चीन पाकिस्तान के समर्थन में भारत के सदस्य बनने का विरोध करता रहा है। 1 जुलाई से जीएसटी को लागू किए जाने की तैयारियों की पीएम नरेंद्र मोदी ने आज समीक्षा की। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक मोड़ साबित होगा। जीएसटी काउंसिल की ओर से गुड्स एंड सर्विसेज पर स्लैब तय किए जाने के बाद ये पहला मौका था जब पीएम मोदी ने तैयारियों की समीक्षा की। पीएम ने कहा कि एक राष्ट्र, एक बाजार और एक टैक्स सिस्टम से देश के आम नागरिकों को फायदा होगा। 1 जुलाई से पहले जीएसटी को लेकर मेगा इवेंट्स आयोजित करने को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अलग अलग मेगा इवेंट कर सकते हैं। इवेंट में बड़े कॉर्पोरेट से लेकर छोटे कारोबारियों को बुलाया जाएगा। उन्हें जीएसटी को लेकर जानकारी दी जाएगी। जीएसटी से जुड़ी जानकारी के लिए एक ट्विटर हैंडल और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। AskGST_GOI पर ट्वीट के जरिए जीएसटी से जुड़े सवालों की जानकारी हासिल की जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर 1800-1200-232 पर कॉल करके भी जानकारी ली जा सकती है। कुछ बकाया रह गए विषयों पर चर्चा के लिए 11 जून को जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग होगी। गोल्ड और अन्य कीमती धातुओं को छोड़कर ज्यादातर वस्तुओं पर सेवाओं को 5, 12, 18 और 28% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान मैच का बायकॉट करने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया है। डॉक्टर चंद्रा ने उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मैच देखा। डॉक्टर चंद्रा के मुताबिक मैच की कवरेज का बायकॉट कर जी मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया और जिन लोगों ने मैच देखा उन्होंने भी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया। इससे कोई राष्ट्र विरोधी या अति राष्ट्रवादी नहीं बन जाता। डॉक्टर चंद्रा ने यह भी कहा कि भारत को पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए था। अगर भारतीय टीम मैच का बायकॉट करती तो इससे दुनिया में बड़ा संदेश जाता। हालांकि मैच खेलने के लिए खिलाड़ी नहीं बल्कि बोर्ड जिम्मेदार है।